कितने चौराहे एक उपन्यास है जिसकी रचयिता फणीश्वर नाथ रेणु है। इस उपन्यास में आज़ादी के ठीक पहले तथा उसके अंत में आज़ादी के तुरंत बाद के ग्रामीण भारत में हो रही गतिविधियों को चित्रित किया गया है। उपन्यास का परिवेश रेणु के अन्य उपन्यासों की तरह उत्तरी बिहारी का कोशी क्षेत्र है। रेणु इस उपन्यास को एक युवा बलिदानी को समर्पित करते हैं, किशोर शहीद ध्रुव कुंडू को। उन्होंने कहा, आगे मत बढ़ो, लौट जाओ। तुमने कहा, झंडा फहरा कर ही लौटूंगा। उन्होंने कहा, गोली मार दूंगा। तुमने छाती तान ली, झंडा तुमने फहराया, उन्होंने गोली दागी, गोली दाग दी। रेणु दा। अगहन का महीना है, सुबह का समय। खलियान में धान की ध्वनि हो रही है। जाड़े की रात बड़ी होती है, इसलिए सभी प्राणी सूरज उगने के 2 घड़ी पहले ही जग जाते हैं। अलाव के पास शकरकंद पकाने के लिए बच्चे आ रहे। एक एक कर चारों ओर कुहासा छाया हुआ है। लोग कुछ बोलते हैं तो मुंह से भाप निकलती है, मानो हर आदमी बीड़ी या हुक्का पी रहा हो। मनमोहन को अपने पिता की याद आई। उसके पिता ने बार बार कहा है, शहर जाके शहरी लड़का मत बन जाना, बीड़ी सिगरेट मत पीना। मनमोहन को इस बार अपर प्राइमरी की परीक्षा में छात्रवृत्ति मिली है, स्कॉलरशिप। आज वह अपने पिता के साथ अररिया कोट हाई स्कूल जाएगा नाम लिखाने। मनमोहन मन ही मन सोचने लगा, शहरी जाकर शहरी मत बन जाना, तो फिर शहर के स्कूल में भेजती ही क्यों है। फूफी और फूफा ने कितना कहा कि सिमर बनी स्कूल यानी उनके गांव के स्कूल का जिला भर में नाम है। बाबूजी ने हंसकर उड़ा दिया। स्कूल का नाम जिला भर में हो जाए मगर रहेगा हमेशा गवई। मनमोहन ने भी एक बार दबी जुबान से कहा था कि वह सिमर बनी स्कूल में ही पढ़ेगा। इस बात पर मनमोहन के काका ने झिड़क कर कहा, कोसी के किनारे वाले गांव में जाकर बनेला सुअर बनेगा, बनेला घैला शहरी गवई। मनमोहन अपने बिछावन पर बैठा हुआ सोच रहा था। शहर के स्कूल की कल्पना कर रहा था। रह रहकर एक डर समा जाता इसके मन में। मोहरिल मामा की चेतावनी उसको याद आती, अंग्रेजी में सवाल का जवाब दे सकोगे तो वहाँ तुमसे भी छोटे बच्चे अंग्रेजी में तुमसे नाम धाम पूछेंगे। मोहरिल मामा मनमोहन के अपने मामा नहीं, उनका कोई नहीं, जाति के भी नहीं, परजात परमीन है। न जाने किधर का रिश्ता जोड़कर बाबूजी को पाहुन और माँ को दीदी कहते हैं। बाबूजी कचहरी जाते हैं और कभी रात में रह जाना पड़ता है तो मोहरिल मामा के बासा पर ही ठहरते हैं। अगहनी, बधई और रबी फसल तैयार हो जाने के बाद मोहरिल मामा गाड़ी लेकर आते हैं। धान, चूड़ा, कुल्थी, अरहर, घास, चुन्नी भूसी अथवा बाँस मांगने। काका कुनमुनाते हैं कभी कभी, मगर बाबूजी उनको समझा देते। कर कचहरी को बहुत सारे ज़रूरी काम मोहरिल बिना पैसे के संभाल देता है। इस बार आए तो बाबूजी ने कहा, हम लोगों का विचार है मनमोहन को अररिया कोट स्कूल में भर्ती करवाने का। बोर्डिंग में कितना खर्चा पड़ेगा हर महीना। मोहरिल मामा ने दांत में जीभ को चबाकर आँख बनाकर कहा, राम राम, बोर्डिंग? अपना घर रहते भला बोर्डिंग में रहेगा? आप भी कैसी बात करते हैं पाहुन। बोर्डिंग में लड़कों को देने का मतलब लड़कों को फाटक माने अरघड़ में डाल देना। मास्टर, रसोइया और नौकरों के पेट में जो फाजिल बचता है, बेचारे बोर्डिंग के लड़के वही पाते हैं। बोर्डिंग में जाकर देखिएगा, सभी लड़कों की छाती की हड्डियां निकली हुई है। राम राम। माँ अंदर से सिहर के बोली, नहीं नहीं, जब अपना घर है वहाँ तो फिर
बोर्डिंग 14 में काहे? भैया जी ठीक ही कहते हैं। मनमोहन अपनी माँ को मौसी कहता है। बचपन में ननिहाल में वह पला है। मंजली मौसी के बच्चे उसकी माँ को मौसी कहते थे। मनमोहन ने तभी से मौसी कहना शुरू किया था। मनमोहन को हंसी आती। मौसी ऐसी ही बोलती है। बोर्डिंग को बोठिन, विराटनगर को बिलासनगर और रामनगर को लामनगर। मनमोहन बिछावन पर बैठकर उसाड़े पे धूप आने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके काका ने अलाव के पास पुकारकर कहा, क्यों मुनि जी, शहर जाकर भी इसी तरह चादर ओढ़कर बैठे रहोगे? नया कोट जूता पहनकर जरा बाहर निकलो, जेंटलमैन स्टूडेंट बनकर। मनमोहन मन ही मन हंसता है। काका भी खूब है। जेंटलमैन को जेंटलमैन और स्टूडेंट को ई स्टूडेंट। न जाने कहाँ से सीखा है एक अंग्रेजी फिकरा। सनी मनी बनी टू, दनी पीटी वेरी डू, बीकनी सुगर हूँ, किकड़ता है किकड़ टू। इसका अर्थ भी वे अन्वय संहिता समझाते हैं। सनी याने पाठ सन, मनी मानो रुपया, बनी ऊंचा दर, दनी माने दंड बैठक, पीटी माने छाती, बेरी डू माने बहुत ताकत। अर्थात पटसन का भाव तेज हो तो हर आदमी की छाती में पहलवान की ताकत आ जाती है। और बनी याने उसको फिर कौन सुगर माने खराब गाली दे सकता है। सारांश समझाते हुए अंत में कहेंगे, मोटा बात टका धर्मो टका कर्मो। लेकिन आज उसके काका ने ऐसा कोई फिक्रा नहीं कहा। बाबूजी दिशा मैदान से लौटकर दतुवन करने लगे तो मनमोहन बाहर आया। कुछ क्षण के लिए धूप में उसका मन उदास हो गया। खलियन में धान के बोझों पर धूप, अलाव के पास शकरकंद पकाते हुए बच्चे, फुलाएं, सरसों के पीले खेत पर ओस की सफ़ेद चादर बिछी हुई है। क्या शहर में भी ऐसा ही होगा सब कुछ? सिमर बनी में तो सब कुछ ऐसा ही है। मनमोहन के बाबूजी ने कहा, अपनी किताब, कॉपी, कलम, पेंसिल, उर्दुल खुर्दुल अगड़म बगड़म चीज़ें छोटी पेटी में बंद कर लो। मनमोहन ने अपनी हंसी को मन में दबा लिया। बाबूजी छोटी छोटी चीज़ों को उर्दुल खुर्दुल अगड़म बड़गम कहते थे। मनमोहन भी कहता था। लेकिन स्कूल में हेड पंडित जी ने 15 नंबर काट लिया था रचना की कॉपी में। मनमोहन को आज तक याद है वे 15 शब्द। रचना की पूरी पंक्ति याद है। उसने लिखा था, हम लोग घर में उर्दुल खुर्दुल अगड़म बगड़म चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं लगाते, किंतु विलायत में ऐसा नहीं होता। वे लोग हम लोगों की तरह 420 नहीं, फोकट के माल से भी इनकम करते हैं। हम लोग अपना ज़्यादा टाइम। मनमोहन की छोटी बहन पुष्पी कहने आई, मुंदी भैया ओले। उसने बहन को गोद में उठा लिया। पुष्पी मुनि जी नहीं कह सकती थी, कहती है मुंदी। घर में सभी मनमोहन को मुनि जी कहते थे। नाना का दिया हुआ नाम है। उन्होंने ही मन्नत करके मनमोहन के सिर से जटा रखवा दिया था। मदनपुर के महादेव मेले में मुंडन हुआ था। मनमोहन को याद नहीं कुछ। सिर में इमली की तरह लटकती हुई जटाओं के कारण ही मुनि जी कहा होगा। उसके नाना ने उसका ऐसा विश्वास है। देखते ही देखते गाड़ी का समय हो गया। बैलगाड़ी पर बिछावन और बक्स और बोरे लदे। अचानक मनमोहन का मन उमड़ आया। वह माँ से विदा होते हुए रो पड़ा। माँ भी रोने लगी, पुष्पी भी, कुसुमलाल नौकर भी, सभी रोने लगे। काका ने आंगन में आकर झिड़की दी, देखो यहाँ की लीला। अरे सबके सब इस तरह रोता है क्यों? और मुनि जी तू भी?
स्कॉलरशिप होल्डर होके भी ऐसी गोबर गणेशी करता है रे। जब गाड़ी चली तो मनमोहन ने देखा काका की आंखें भी छलछला आई है। काका ने कहा, अगले एतवार को मैं ऊख और गुड़ लेकर आऊँगा, मन लगा कर पढ़ना मुन्नी जी। स्टेशन पहुँचते पहुँचते मनमोहन का जी कड़ा हो गया था। स्टेशन मास्टर को तार खटखटाते देखकर उसको आश्चर्य नहीं हुआ। इस बार परीक्षा में पूछा गया था, टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? टेलीग्राफी क्यों, इंजन और हवाई जहाज़ के आविष्कारताओं के नाम भी बता सकता है वो। गाड़ी आई। मनमोहन के बाबूजी ने कहा, नया जूता है, संभल कर पैर रखना पावदान पर, फिसल मत जाना। बापूजी ने खुद चढ़ते हुए हाथ पकड़ के उसे भी रेल के डब्बे में चढ़ाना चाहा, किंतु मनमोहन खुद हैंडल पकड़कर पावदान पे चढ़ गया। गाड़ी की सीटी सुनकर मनमोहन ने प्लेटफॉर्म की ओर झाँक कर देखा। सफ़ेद टोप और सफ़ेद कोट पतलून और सफ़ेद जूता पहने गार्ड साहब, हाथ में हरी झंडी हिलती हुई। गाड़ी सिटी देखकर खुली, फिर छक छक करती हुई भागी। मोहन ने दाहिनी और खिड़की से देखा, खेत मैदान, पेड़ पौधे, गांव घर सब भाग रहे हैं पीछे की ओर। वह वहाँ रहा, अपने गांव का ताड़ का पेड़। एक सवारी टमटम होगा बाबूजी, पोपो टन टन टडरंग, ए भैया बच के। अररिया कोट स्टेशन पर पहुंचकर टमटम और बग्गी वालों की चीख पुकार और छीना झपटी में सुनकर मनमोहन थोड़ा डरा जा, लेकिन उसको अपने काका की चेतावनी याद आई, तू तो अब स्कॉलरशिप होल्डर है, डर किस बात का। कोई पूछे तो अंग्रेजी में ही जवाब देना, नहीं समझे तो उर्दू में, माने काहे कुएं में बतियाना, मानो कचराही बोली बोलना। गांव की बोली में जवाब मत देना, नहीं तो कहेगा कि देहाती बुच्छ है। मनमोहन ने पहली बार ट्रेन की सवारी की है, पहली बार घोड़ा गाड़ी पर चढ़ा है और पहली बार अररिया कोट जा रहा है, किंतु उसे लगता है कि वह बहुत बार आ चुका है, कुछ भी नया नहीं है। उसका सब कुछ देखा सुना हुआ है। मोड़ के बाद ही मोदी की दुकान होगी, उसके बाद ठाकुरवाड़ी, बाबूजी और काका के मुंह से वह सैकड़ों बार सुन चुका है। उसने जैसी कल्पना की थी वैसा ही सब कुछ। हाई स्कूल दूर से ही देखकर पहचान लिया मनमोहन ने। सैकड़ों लड़के मैदान में ड्रिल कर रहे हैं कतार में। मनमोहन के रोंगटों पर एक फुरहरी सी लगती है। उसका कलेजा ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है और चेहरे पर एक तमतमाहट दौड़ गई। स्कूल की सीढ़ी पर पहली बार पैर रखते समय उसको बाबूजी की चेतावनी याद आई, फिसल मत जाना। हेडमास्टर साहब को देखकर मनमोहन डर गया। ऐसा आदमी उसने पहले कभी नहीं देखा। गोरा चेहरा, गोल मटोल, भरा पूरा, सिर पर गिने चुने केस, दाढ़ी मूछ सफ़ा सट मुड़ाए हुए किंतु सफ़ेद। उन्होंने जब आंख उठाकर देखा तो चश्मे के अंदर उनकी आंखें छोटी छोटी चित्ती कोड़ियों जैसी दिखलाई पड़ी। इतने बड़े और विशाल आदमी की आंखें इतनी छोटी? नहीं, मनमोहन ने दूसरी ही क्षण देखा, आंखें बड़ी बड़ी हैं, लेकिन चश्मे के अंदर मानो सामने से देखने पर छोटी दिखलाई पड़ती है। चश्मे का शीशा कांच के गिलास की पेंदी जैसा मोटा है। नाम की माय नेम इज़, थामो बापू, हम अंग्रेजी में पूछा, ऐ बोलो। मनमोहन कुछ कहे इसके पहले ही उसको अपने हेड पंडित जी की चेतावनी याद आई, सभी मास्टरों को सर कहना, सर। फिर अंग्रेजी। अब मनमोहन के बाबूजी भी घबरा गए। उन्हें लगा हेडमास्टर साहब मनमोहन का नाम नहीं लिखेंगे।
क्योंकि वह नाम ही नहीं बता सका अपना। बोले, हुजूर, देहात का लड़का है, कभी शहर आया नहीं, इसकी उम्र ही क्या है। मनमोहन को यह अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, महाशय, मेरा नाम मनमोहन राय है। ठीक ऐसा माफिक बोलो। मनमोहन के बाबूजी ने कुछ कहना चाहा तो हेडमास्टर साहब ने मुस्कुरा कर कहा, अहिक बालक ठीक। मनमोहन के साथ उसके बाबूजी भी चौंके, फिर हंसे। हंसकर जवाब दिया मनमोहन के बाबू ने, अब हमर नहीं, अपने ही बालक। हेडमास्टर साहब के साथ ऑफिस में बैठे हुए सभी लोग हंसे। मनमोहन को यह बहुत अच्छा लगा। हेडमास्टर साहब ने उसके बाबूजी को कुर्सी पर बैठने को कहा। टेगर, मनमोहन समझ गया, टेगर यहाँ के चपरासी का नाम होगा। एक नाटा भूटा आदमी आया, ठीक मनमोहन के गांव का शिवलाल महतो जैसा, गले में ठीक वैसी ही कंठी। टेगर, इस लड़का को 8th क्लास में पहुंचाए दो, जा बेटा। हाँ, इधर सुनो, भालू को पड़ा सोना कोड़ने से नहीं होगा, बदमाशी कोड़ेगा तो हम छौड़ी से पिटाई के भारी पाठे देगा, बूझा। मनमोहन ने कहा, जी सर। क्या बूझा। और चलते समय मनमोहन के बाबूजी ने कहा, तुम पढ़ने जाओ, मैं कचहरी का काम करके 3 बजे आ जाऊंगा, घबराना मत। टाइगर के पीछे चलते हुए मनमोहन ने हर क्लास की तख्ती को और की ओर देखा। 11th, 10th, 9th, 8th। आइए जनाब आलू, खाइए सब तालू। सारा क्लास हंस पड़ा। और आश्चर्य की बात है, मनमोहन भी अप्रतिभ होने के बदले हंस पड़ा। मास्टर साहब ने लड़कों को डांट कर चुप कराते हुए मनमोहन से पूछा, क्या नाम है आपका। सर मनमोहन राय। सर मनमोहन। इस पर फिर हंसी छूटी। लड़कों को शांत करने के बाद मास्टर साहब ने कहा, जाइए सर मनमोहन साहब, आप उस बेंच पर बैठ जाइए। मास्टर साहब ने अब गंभीर होकर सब कुछ पूछा। यह सुनकर कि मनमोहन स्कॉलरशिप लेकर आया है, बोले, जनाब आते तो है सभी मयूर का डैना लगाकर, मगर यहाँ आकर सभी कौए साबित होते हैं। ठीक है, सुनिए, हिस्ट्री का क्लास है और नूरजहाँ के बारे में पढ़ाई हो रही थी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था। 2-3 लड़के ने एक साथ जवाब, सर नूरजहाँ के बारे में। मगर क्या। एक लड़के ने कहा, सर आपके इस नए लड़के से तो यह पूछा ही नहीं, फुटबॉल। मास्टर साहब ने फिर मुंह और आँख को पहले की तरह गोल करते हुए कहा, अरे हाँ हाँ हाँ, यह तो पूछना भूल ही गया। हाँ जी, क्या नाम कहा। मनमोहन मुरली वाले। इस पर सारा क्लास फिर ठट्ठा कर हंस पड़ा। मनमोहन को अब बुरा लगने लगा। उसकी आंखें छलछला आई, चेहरा लाल हो गया। उसने कहा, सर मैं फुटबॉल खेलना नहीं जानता। जानना होगा। मास्टर साहब ने टेबल पर मुक्का मारते हुए कहा, समझे, जानना होगा। अच्छा, तो मैं क्या पढ़ा रहा था। 2-3 लड़के ने एक ही साथ जवाब दिया, सर नूरजहाँ के बारे में। नॉनसेंस, नूरजहाँ के बारे में आखिर मैं क्या कह रहा था। सर सुना है इस बार हम लोगों को स्कूल की टीम लुक्स कप में नहीं खेलेगी। किसने कहा। मास्टर साहब चौंके और नाराज होकर बोले, तुम लोग कहाँ से बेबात की बात सुन लेते हो। अपनी टीम इस बार लुक्स कप में ही नहीं, बनेली शील्ड में ही एंटर करेगी। मनमोहन ने देखा मास्टर साहब पढ़ाना छोड़ के फुटबॉल के बारे में गप करने लगे। बरामदे पर टाइगर को देखते ही वो सतर्क हो गए। फिर बोले, हाँ, तो मैं नूरजहाँ के बारे में क्या कह रहा था। एक दुबले पतले लड़के ने, जो एकदम चुप था, कहा,
सर आप कह रहे थे नूरजहाँ जब पान, हाँ हाँ, गुड, वेरी गुड। तो नूरजहाँ जब पान खाती थी तो कंठ में यानी यहाँ अपनी कंठाली को दिखाते हुए लाल लाल परछाई दिखलाई पड़ती थी, साफ साफ। अब समझो कैसी खूबसूरत थी होगी नहीं, जिसका नाम ही नूरजहाँ यानी जहाँ का नूर। टन 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 घंटी बजी तो मास्टर साहब अचानक गुस्सा हो गए। तुम लोग बेवजह की बात में समय खराब करके मेरा भी समय बर्बाद करते हो। अगले दिन नूरजहाँ रट कर आना। क्लास में मास्टर साहब के निकलते ही लड़कों ने मनमोहन को घेर लिया। मनमोहन के बाबूजी ने हेडमास्टर साहब से कहकर उसे छुट्टी दिलवा दी। मनमोहन के बाबूजी ने पूछा, कहो मास्टर क्या बोला, क्या पढ़ाई हुई, जवाब दे सके या नहीं। मनमोहन ने कुनमुना कर जवाब दिया, मास्टर साहब बोले कि फुटबॉल खेलना जानना होगा। मोहरिल मामा को खड़ा देखकर मनमोहन समझ गया, यही घर है मोहरिल मामा का, जहाँ अब उसे रहना है। सड़क के किनारे पतली सी गली में खपड़ेल के कई उजड़े घर। सामने वाले घर में एक बीमार सा घोड़ा मनो लीद की ढेरी पर बंधा था। राख की ढेरी के पास कुत्ते और सूअर आपस में लड़ रहे थे और मोहरिल मामा के दरवाजे पर कड़ी 1 दर्जन बच्चे बेवजह शोरगुल मचा रहे थे। मनमोहन को अच्छा नहीं लगा। मोहरिल मामा ने बच्चों को डांटते हुए एक भद्दी सी गाली दी। फिर मेहमान यानी मनमोहन के बाबूजी की आओ भगत करने लगे। आइए पाहुन, हो गया नाम लिखाना, घूस वूस तो नहीं लिया। मनमोहन के बाबूजी ने कहा, हेडमास्टर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। मोहरिल मामा बोले, अच्छा, अरे बड़ी भारी सनकाहा है, उसका तो अजीब अजीब किस्सा कहते हैं लोग। मनमोहन ने देखा एक काला कलूठा लड़के दरवाजे के उस पार से उसको जीभ निकाल कर दिखरा रहा है, मुंह चिढ़ रहा है। मनमोहन का मन घर के लिए छटपटा उठा। अचानक मौसी इस समय कलेवा लेकर खड़ी होगी,